हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स और स्टोरीज है जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे मिला जॉन मॉक्सली को उनका नाम जॉन मॉक्सली। केनी ओमेगा ने विंस मैकमैन के बारे में भी कुछ चीजें कही है। TNA ने यानी कि इम्पैक्ट रेसलिंग ने टेसा ब्लैंचेट का मुंह बंद कर दिया है। पॉसिबली AEW में बहुत ही जल्दी फैंस का रिटर्न हो सकता है और जानेंगे कि क्या सच में फाइटर फेस्ट में ब्रिट बेकर इंजर्ड हो चुकी है या नहीं। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग में फैंस के रिटर्न की। तो गाइज आपको तो पता ही है कि हाल फिलहाल में वर्ल्ड में चल रही पैंडेमिक की वजह से हमें किसी भी रेसलिंग शो पर रियल फैंस नहीं देखने को मिल रहे, क्योंकि गाइज इससे कोविड-19 बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो सकता है और इसका खतरा रेसलर्स के भी ऊपर होता है। और इसी वजह से हमें हाल फिलहाल में किसी भी रेसलिंग शो पर कोई भी फैन नहीं देखने को मिल रहा। पर गाइज हाल फिलहाल में कोविड-19 का खतरा थोड़ा सा कम होने की वजह से काफी सारे जगहों का लॉकडाउन खत्म हो रहा है और काफी सारे जगहों पर दोबारा से फैंस की गैदरिंग शुरू हो रही है, जिससे कि फैंस स्टेडियम में जाकर अपने स्पोर्ट्स एंजॉय कर सके। और यही सारे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं, जहां पर NFL का सीजन भी दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया जा चुका है। और इसी NFL सीजन के काफी सारे मैचेस हमें TIAA बैंकफील्ड स्टेडियम में देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर US गवर्नमेंट ने पूरे स्टेडियम के फैंस कैपेसिटी के 25% फैंस को स्टेडियम में एंटर करने की इजाजत दी है। और यही अगस्त 29 को TIAA बैंकफील्ड स्टेडियम में हमें NFL का एक बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर पूरे स्टेडियम की कैपेसिटी के 25% फैंस स्टेडियम में एंटर होने वाले हैं। और गाइज अभी तक आपको पता नहीं चला तो गाइज मैं आपको बता दूं कि TIAA बैंकफील्ड स्टेडियम जैक्सनविल में है और ये स्टेडियम किसी और का नहीं बल्कि जैक्सनविल जैगवार का होम ग्राउंड स्टेडियम है, जिसका मतलब कि ये टोनी खान का प्राइवेट स्टेडियम है, जहां पर टोनी खान की NFL की टीम यानी कि जैक्सनविल जैगवार प्रैक्टिस करती है। और ये वही स्टेडियम है जहां पर हमें ऑल एलीट रेसलिंग का स्टेडियम स्टैम्पीड मैच देखने को मिला था, जहां पर अगस्त 29 को होने वाले NFL के मैच के लिए US गवर्नमेंट ने स्टेडियम के अंदर फैंस को एंटर करने की इजाजत दी है। और ये स्टेडियम ज्यादा दूर नहीं बल्कि डेलीज प्लेस के बगल में ही है, जहां पर हमें हाल फिलहाल के ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट के शोज देखने को मिल रहे हैं। और अगस्त 29 को TIAA बैंकफील्ड स्टेडियम में होने वाले NFL के मैच के लिए काफी सारे फैंस आने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर यह भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हमें काफी सारे फैंस अगस्त 29 के आसपास डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकते हैं, जहां पर पूरे स्टेडियम की कैपेसिटी के 25% फैंस शो देखने के लिए स्टेडियम में आएंगे। और अब तक के लिए तो यही एक बड़ी अपडेट है, जहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि हमें फैंस कब तक ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या फाइटर फेस्ट में ब्रिट बेकर हो चुके हैं इंजर्ड। तो गाइज अगर आपने फाइटर फेस्ट की सेकंड नाइट देखी होगी तो फिर आपने वहां पर ब्रिट बेकर का एक सेगमेंट देखा होगा, जहां पर बिग सॉल ने स्टेडियम के अंदर एंटर कर ब्रिट बेकर के असिस्टेंट को धक्का दे दिया था, क्योंकि वो बिग सॉल को ब्रिट बेकर के पास जाने से रोक रही थी। और इसी में ब्रिट बेकर के असिस्टेंट का हाथ ब्रिट बेकर के चेहरे पर लग गया था, जिसके बाद ब्रिट बेकर बहुत ही ज्यादा दर्द में थी और सब लोग सोच रहे थे कि ब्रिट बेकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। लेकिन गाइस फाइटर फेस्ट की सेकंड नाइट खत्म होने के बाद ब्रिट बेकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रिट बेकर की नाक की सर्जरी हो चुकी है और ब्रिट बेकर के नाक से खून भी निकल रहा है। और ये चीज उसी इंसिडेंट में हो चुकी थी जहाँ पर ब्रिट बेकर के असिस्टेंट का हाथ ब्रिट बेकर के नाक पर लग गया था। और शायद इसके बाद ब्रिट बेकर को एक सर्जरी भी करवानी पड़ चुकी होगी, क्योंकि हम इस फोटो में देख सकते हैं कि ब्रिट बेकर के चेहरे पर काफी सारी पट्टियां लग चुकी है। और मैं तो यहाँ पर यही चीज होप करता हूँ कि ब्रिट बेकर की इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि गाइज पहले ही ब्रिट बेकर एक इंजरी से सफर कर रहे हैं। और अगर आप में से काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि एक नॉर्मल धक्के से ब्रिट बेकर को इतनी बड़ी इंजरी कैसे हो गई, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिट बेकर की नाक के हाल फिलहाल में एक सर्जरी हो चुकी थी, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट एपिसोड पर हुए एक मैच में हिकारू शिडा ने गलती से ब्रिट बेकर के नाक पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद ब्रिट बेकर को अपने नाक की सर्जरी करवानी पड़ चुकी थी। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रिट बेकर के नाक की इंजरी से टोटली रिकवर करने से पहले ही ब्रिट बेकर के नाक के ऊपर दूसरा अटैक हो चुका है, जिससे कि उनकी नाक की इंजरी और भी ज्यादा वर्स हो चुकी है। और अब देखना पड़ेगा कि ब्रिट बेकर कब तक ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर आती है। और मैं तो होप करता हूँ कि ब्रिट बेकर जल्द ही ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर अपनी वापसी करे। और शायद अगर ब्रिट बेकर ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शोज पर अपीयर नहीं हो पाती तो ऑल एलीट रेसलिंग ब्रिट बेकर और बिग सॉल की स्टोरी लाइन आगे नहीं बढ़ा पाती, इसलिए ही शायद ऑल एलीट रेसलिंग ने बिग सॉल को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से TNA ने टेसा ब्लैंचेट का मुंह बंद कर दिया है। तो गाइज आप तो ये जानते होंगे कि TNA ने टेसा ब्लैंचेट को फायर कर दिया है, क्योंकि पहली बात तो TNA और टेसा ब्लैंचेट के बीच के रिलेशन काफी अच्छे नहीं थे, और दूसरी बात ये कि TNA ने टेसा ब्लैंचेट की कुछ प्रोमो वीडियोस टेसा ब्लैंचेट से मांगे थे, जिससे कि टेसा ब्लैंचेट इस लॉकडाउन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैक्सिको में फंसे होने के बावजूद भी TNA टेसा ब्लैंचेट की कुछ प्रोमो वीडियोस अपने शोज पर दिखा सकते हैं। लेकिन टेसा ब्लैंचेट ने वो भी नहीं किया था, इस वजह से भी TNA ने टेसा ब्लैंचेट को रिलीज कर दिया होगा। पर यहाँ पर टेसा ब्लैंचेट के साथ एक अच्छी चीज है कि उनके
के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं है और टेसा ब्लैंचेट टीएनए कंपनी से रिलीज होने के बाद किसी भी और कंपनी में जा सकती है। लेकिन गाइस यहाँ पर टेसा ब्लैंचेट के कॉन्ट्रैक्ट में टीएनए ने एक बहुत ही अजीब चीज इंक्लूड की है और ये चीज ये है कि टीएनए कंपनी लेफ्ट करने के बाद टेसा ब्लैंचेट किसी भी पॉडकास्ट पर जाकर टीएनए कंपनी के बारे में भली बुरी बातें नहीं कह सकती और टीएनए कंपनी की बेइज्जती नहीं कर सकती और ये चीज टीएनए ने टेसा ब्लैंचेट के कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड की है। तो गाइस हम यहाँ पर देख ही सकते हैं कि टेसा ब्लैंचेट और टीएनए के बीच के रिलेशन कितने बेकार है, क्योंकि इस चीज से हम देख ही सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं करती और शायद टेसा ब्लैंचेट के साथ टीएनए में काफी सारी गलत चीजें हो चुकी है, जिनके बारे में अगर टेसा ब्लैंचेट टीएनए कंपनी से फायर होने के बाद पब्लिकली बात करती है तो टीएनए की इमेज खराब हो सकती है। इस वजह से भी टीएनए ने टेसा ब्लैंचेट के कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज डाल दी होगी, जिससे कि टीएनए इम्पैक्ट कंपनी से फायर होने के बाद भी टेसा ब्लैंचेट किसी भी पॉडकास्ट पर टीएनए इम्पैक्ट के बारे में भली बुरी बातें नहीं कह सकती और इस तरीके से ही टीएनए ने टेसा ब्लैंचेट का मुंह बंद कर दिया है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केनी ओमेगा ने विंस मैकमैन के ऊपर क्या कहा। गाइस हाल फिलहाल में केनी ओमेगा किसी के बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं करते, स्पेशली अगर वो केनी ओमेगा के आसपास का बंदा ना हो तो। पर हाल फिलहाल में ही एक फैन ने ट्वीट कर डेव मैडजर से एक सवाल पूछा था, जहां पर उस फैन ने डेव मैडजर से पूछा कि क्या 2016 में एनएक्सटी के टेकओवर इवेंट में कम्पीट करने के दौरान जब कोटा इबुशी एनएक्सटी के बैक स्टेज में थे तब वहां पर कोटा इबुशी ने एक सूट बूट पहने आदमी को हाई फाई दिया था, और क्या तब कोटा इबुशी नहीं जानते थे कि वो आदमी विंस मैकमैन है, और क्या कोटा इबुशी की इस जेस्चर ने एनएक्सटी के बैक स्टेज स्टाफ को अपसेट कर दिया था या नहीं। और ये सवाल एक फैन ने डेव मैडजर से पूछा था, जिसके ऊपर जवाब देते हुए डेव मैडजर ने लिखा कि हाँ ये स्टोरी सच है। पर सरप्राइजिंगली इस ट्वीट पर केनी ओमेगा ने रिप्लाई दिया और यहाँ पर डेव मैडजर के ट्वीट को कोट करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसे काफी सारे रेसलर्स हैं जिन्हें अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अंडे को तोड़े बिना उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर वो अंडे टूटे तो उनका शिटलेस बॉस उन पर गुस्सा करेगा। और अगर आपको ये ट्वीट समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केनी ओमेगा कहना चाहते हैं कि आजकल हर कोई रेसलर इस चीज से डरता है कि वो कोई गलती ना कर दे जिससे कि उनका बॉस उन पर गुस्सा करेगा। और यहाँ पर इतना ही नहीं बल्कि केनी ओमेगा ने इस ट्वीट में शिटलेस वर्ड का भी इस्तेमाल किया है, जो ट्वीट केनी ओमेगा ने विंस मैकमैन को रेफर करते हुए किया था। और इस ट्वीट से तो केनी ओमेगा ने डायरेक्टली विंस मैकमैन के ऊपर शॉट्स लिए हैं, क्योंकि गाइस विंस मैकमैन चाहते हैं कि WWE का हर टैलेंट वही चीजें करे जो विंस मैकमैन को अच्छी लगे, वो भी अपने दायरे में रहकर। और यही आप में से काफी सारे लोग सोचते होंगे कि मैं WWE के ऊपर शॉट्स ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि विंस मैकमैन अपने WWE टैलेंट्स को लेकर कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली और फाइनल स्टोरी की। और गाइस जानते हैं कि कैसे मिला जॉन मॉक्सली को उनका नाम, जो कि है जॉन मॉक्सली। और मुझे तो लगता है कि आप में से कई सारे लोगों को पता होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में रेसलर्स अपना रियल नाम नहीं बल्कि अपना गिमिक नाम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो नाम उनके गिमिक्स को सूट करता है। लेकिन गिमिक नाम ढूंढना भी कोई आसान चीज नहीं होती, और यही जॉन मॉक्सली ने अपनी एक स्टोरी शेयर की है, जहाँ पर जॉन मॉक्सली ने बताया कि कैसे उन्हें उनका नाम जॉन मॉक्सली मिला। और यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने बताया कि ये बात तब की है जब जॉन मॉक्सली 18 साल के थे और रेसलिंग इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें उनका पहला इंडिपेंडेंट रेसलिंग का मैच लड़ना था। और तब तक जॉन मॉक्सली ने अपना खुद का नाम डिसाइड नहीं किया था और जॉन मॉक्सली सोच में पड़ चुके थे कि वो अपना नाम क्या इस्तेमाल करे, जबकि शो शुरू होने और जॉन मॉक्सली के मैच आने में काफी कम समय बचा था। और जॉन मॉक्सली ने बताया कि उस दिन जॉन मॉक्सली बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर थे, क्योंकि उन्हें कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा था जो कि उनके कैरेक्टर को सूट करे। और यही शो शुरू होने से 2 मिनट पहले जॉन मॉक्सली ने अपने फ्रेंड से अपने नाम के लिए एडवाइस मांगी थी, जहां पर जॉन मॉक्सली के फ्रेंड को जॉन मॉक्सली को देखकर एक मूवी के कैरेक्टर की याद आ गई जिनका नाम जोनाथन मॉक्सन था। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जॉन मॉक्सली का रियल नाम जोनाथन गुड है, और तब सारे लोग जॉन मॉक्सली को जोनाथन गुड के नाम से ही जानते थे। और यही जोनाथन गुड को एके जॉन मॉक्सली को देखकर उनके फ्रेंड को याद आ गया कि एक मूवी में एक कैरेक्टर था जिसका नाम था जोनाथन मॉक्सॉन, और यही नाम जॉन मॉक्सली के फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया। लेकिन यहाँ पर जॉन मॉक्सली पूरी की पूरी चीज कॉपी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जॉन मॉक्सली को हमेशा ही अपने तरफ से किसी भी चीज में खुद का कोई स्टफ ऐड करने की आदत है, जिससे कि वो टोटली कॉपी ना लगे। और इसी वजह से जॉन मॉक्सली ने अपना नाम जोनाथन मॉक्सन की जगह जोनाथन नाम के सिर्फ पहले 3 लेटर लेकर जॉन मॉक्सन रख लिया। लेकिन अपने रेसलिंग करियर के पहले ही मैच में रिंग अनाउंसर ने जॉन मॉक्सली का नाम गलत प्रोनाउंस किया, और रिंग अनाउंसर ने जॉन मॉक्सली का नाम जॉन मॉक्सन की जगह जॉन मॉक्सली प्रोनाउंस किया। और यही वो इंसिडेंट था जहां पर जॉन मॉक्सली को उनका नाम जॉन मॉक्सली मिल चुका था, और इसके बाद से ही हर किसी इंडिपेंडेंट सर्किट में जॉन मॉक्सली ने अपना नाम जॉन मॉक्सली इस्तेमाल किया, और इसी तरीके से ही जॉन मॉक्सली को अपना नाम मिला है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है, और क्या आपको जॉन मॉक्सली का नाम पसंद आता है या नहीं। पर आज की वीडियो में इतना ही, और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much
for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?